अच्छा, वाल्वुलर हार्ट डिजीज़ेज़ जो है, ये हार्ट की जो वाल्व्स होती है, 4 वाल्व्स होती है, उनकी डिज़ीज़ है। उनकी कौन-सी डिज़ीज़ हो सकती है? या उनकी स्टेनोसिस हो सकती है या रिगर्जिटेशन। स्टेनोसिस मीन नैरोइंग, रिगर्जिटेशंस मीन बैकवर्ड फ्लो से होना वापस ब्लड एक बार हार्ट के अंदर आ जाए, वापस पीछे जाना, तो वो रिगर्जिटेशन होता है। इस डायग्राम को अगर देखें, ये जो देख रहे हैं, ये मिट्रल वाल्व है, इसे बाइकस्पिड वाल्व भी कहते हैं। इसको कहते हैं एओर्टिक वाल्व। ये देखिए एओर्टा की तरफ आया हुआ है, तो एओर्टिक वाल्व। ये पल्मोनरी वाल्व है, पल्मोनरी सिस्टम की तरफ जा रहा है, और ये है ट्राइकस्पिड वाल्व। तो इनकी यहाँ नर्विंग हो जाए, उसको स्टेनोसिस बोलेंगे। अगर रिगर्जिटेशन हो तो इसमें ब्लड वापस बैक फ्लो करता है। तो ये दो इसकी डिजीजेस हम पढ़ेंगे, हर एक उसकी अलग वीडियो है। तो सबसे पहली है मिट्रल वाल्व स्टेनोसिस। ये देखिए मिट्रल वाल्व है, इधर ब्लड लंग से आता है। अगर इसकी स्टेनोसिस होगी, नैरिंग होगी, तो वापस जो ब्लड लंग से आ रहा है वो तो आगे नहीं जा सकेगा। तो इधर ये जो एओर्टा है, इधर भी प्रेशर क्रिएट होगा, और साथ ही साथ लंग्स में भी ब्लड एक्यूमुलेट होते जाएगा। इधर से ब्लड जाएगा लंग्स में और वापस नहीं आ सकेगा, तो लंग्स पे भी प्रेशर आएगा। तो अब आगे मिट्रल वाल्व स्टेनोसिस ये किस वजह से होता है? ये रोमेटिक हार्ट डिजीज की वजह से होता है। रोमेटिक फीवर किसी बंदे को हो जाए, उसकी वजह से रोमेटिक हार्ट डिजीज हो सकती है। रोमेटिक फीवर में जो एक बैक्टीरिया होता है स्ट्रेप्टोकोकस, ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस होता है, सही है, वो रोमेटिक फीवर कॉज करता है। वो अगर हो जाए, बॉडी उसके खिलाफ फाइट करती है। कैसे करती है? उसके जो एंटीजेंस होते हैं उसकी सरफेस पे, उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाती है। तो एंटीबॉडी उस बैक्टीरिया को मार देता है। लेकिन क्या होता है बाद में? वो जो एंटीजेंस थे, वो जो बैक्टीरिया के ऊपर एंटीजेंस थे स्ट्रेप्टोकोकस, उसी एंटीजेंस की तरह जो मॉलिक्यूलर कन्फिग्रेशन होती है, वो इस मिट्रल वाल्व की भी होती है। तो बॉडी समझती है कि ये मिट्रल वाल्व जो है, ये भी बैक्टीरिया का हिस्सा है। तो वो जो एंटीबॉडीज बने होते हैं बैक्टीरिया के खिलाफ, वो इस मिट्रल वाल्व को भी अटैक करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से स्टेनोसिस हो जाती है, नैरोइंग हो जाती है इस वाल्व की। और जब नैरोइंग होगी, तो वही मैंने जो डायग्राम दिखाया तो उसमें देखा था, एट्रियल प्रेशर इंक्रीज होता है और वीनस प्रेशर इसकी वजह से इंक्रीज हो सकता है। जब हम कोई एक्सरसाइज करते हैं, या कभी हमारा हार्ट रेट ज़्यादा हो जाए, कोई ऐसी एक्टिविटी या कुछ हो जिसकी वजह से मेडिकेशन जैसे होगी, हार्ट पे प्रेशर आता है, तो हार्ट अपनी एक्टिविटी ज़्यादा कर देता है। तो उससे क्या होता है, राइट साइड से ब्लड जा रहा है, जल्दी जल्दी जाएगा लंग्स में, लंग्स से जब वापस आएगा तो नहीं आ सकेगा, मिट्रल वाल्व क्लोजिंग हुई होगी। तो इस वजह से पल्मोनरी वेनस हाइपरटेंशन और एसोसिएटेड सिम्टम्स जो होते हैं, वो क्या होगी, एक्सरबेट्स हो जाते हैं। किससे? एक्सरसाइज हो गया, टेकिकार्डिया, और भी जो कुछ, जिससे ब्लड फ्लो इंक्रीज होने शुरू हो जाता है। सही हो गया। तो इसके बाद इन्होंने लिखा हुआ है, मिट्रल स्टेनोसिस जो है पल्मोनरी हाइपरटेंशन को लीड करता है, लॉन्ग टर्म रहे ये तो। साथ ही साथ राइट वेंट्रिकुलर फेलियर। क्यों? क्योंकि पल्मोनरी हाइपरटेंशन होगी, पल्मोनरी में ऑलरेडी प्रेशर ज़्यादा होगा, और राइट साइड से ब्लड जा रहा है पल्मोनरी सिस्टम में, उधर ऑलरेडी प्रेशर क्रिएट हुआ है, तो राइट साइड को जोर लगाना पड़ेगा बहुत, हार्ट के राइट साइड को, तो उसका भी फेलियर हो सकता है, राइट वेंट्रिकुलर फेलियर। सही हो गया। इसके अलावा ए फिब्रिलेशन, एट्रियल फिब्रिलेशन भी इसके साथ हो सकती है, क्योंकि एट्रियम का साइज वक्त के साथ साथ फिर बड़ा होने शुरू हो जाता है और प्रेशर ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। तो ये है। और पेशेंट को सिम्टम्स कब आने शुरू होते हैं? जब वो अप्रोक्सीमेटली 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर तक उसका साइज रह जाता है वाल्व का। नॉर्मली उसमें 4 to 5 सेंटीमीटर जो है ना, ओपनिंग होती है, उसमें आराम से ब्लड जा सकता है। लेकिन इसमें जब 1.5 होता है, तो पेशेंट के सिम्टम्स शुरू हो जाते हैं। अच्छा, क्लिनिकल सिम्टम्स अगर देखें, साइंस एंड सिम्टम्स, तो सबसे पहले सिम्टम्स अगर देखें इस पेशेंट के जिसको मिट्रल स्टेनोसिस हुआ होगा, सिम्टम्स क्या होंगे? वो जब कोई एक्सर्शन करेगा, वो कोई एक्टिविटी करेगा, उसके बाद उसे शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग शुरू हो जाएगी। सही है। और थॉपनिया भी होगा उसे, जब लेटेगा तो डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग होगी। और प्रोक्सिमल नॉक्टर्नल डिस्पनिया, जब रात को सो रहा होगा एकदम से शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ की वजह से उठ जाएगा। इसके अलावा पल्पिटेशन, चेस्ट पेन हो सकते हैं, हिमोप्टिसिस, कफ में ब्लड आना, ठीक है, ब्लड इन कफ क्यों होगी? जब प्रेशर इंक्रीज होगा लंग्स में, तो रप्चर हो सकती है आर्टरीज की। सही हो गया। वेन्स की भी रप्चर हो सकती है, तो इस वजह से हिमोप्टिसिस हो सकता है। थ्रोम्बो एम्बोलिज्म इसकी वजह से हो सकता है। एट्रियल फिब्रिलेशन जब होती है, उसमें थ्रोम्बो एम्बोलिज्म, थ्रोम्बस बनता है और वो एम्बोलाइज हो जाता है। इसके अलावा राइट वेंट्रिकुलर फेलियर हो सकता है, जिसकी वजह से एसाइड्स, एब्डोमिनल रीजन में फ्लूइड की रिटेंशन हो जाना और इडीमा हो जाना, ये भी हो सकता है राइट वेंट्रिकुलर फेलियर अगर हो जाए।
तो सिम्टम्स ये थे। साइंस देखे जाए तो साइंस में सबसे पहले जो है मिट्रल स्टेनोसिस मरमर साउंड्स आएंगे, ठीक है। जब मिट्रल वेल्व ओपन होता है तो उसके बाद ब्लड फ्लो करता है लेफ्ट वेंट्रिकल से राइट वेंट्रिकल, तो ओपनिंग स्नैप की आवाज़ आती है। ओपनिंग स्नैप के बाद जो है लो पिच डायस्टोलिक रंबल एंड प्रीसिस्टोलिक एक्सेंचुएशन होता है। आराम आराम से डायस्टोलिक के जो ब्लड है वो उसमें आ रहा होता है स्लोली स्लोली ना, क्योंकि वो थोड़ी सी ओपनिंग हुई होती है तो मरमर का साउंड आता है। तो सही हो गया। इसके बाद जितना S2 के करीब ये ओपनिंग स्नैप होगा उतना वर्स होगा स्टेनोसिस, इससे पता लगा सकते हैं। इसके अलावा S1 बहुत लाउड होता है इसमें। सही हो गया। तो इसके अलावा अगर लॉन्ग स्टैंडिंग ये डिजीज़ है, मतलब काफ़ी टाइम से मिट्रल स्टेनोसिस है, तो उसकी वजह से राइट वेंट्रिकुलर फेलियर के भी सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं, साइंस आना शुरू हो जाते हैं। इन्होंने साइंस लिखे हुए देख लेना। इसके अलावा एक्सरसाइज और प्रेगनेंसी के साथ ये साइंस और सिम्टम्स इंक्रीज होते हैं, क्योंकि डिमांड ज़्यादा हो जाती है हार्ट पे। तो हार्ट जब ज़्यादा पंप करता है तो उतना ज़्यादा इधर ये ब्लॉकेज आ रही है, तो और भी ज़्यादा साइंस एंड सिम्टम्स आएंगे। तो वही एक्सर्शन के साथ जो बताया था जनरल कैरेक्टरिस्टिक में। तो इसके बाद आता है डायग्नोसिस। मिटल स्टेनोसिस की डायग्नोसिस कैसे होगी? डायग्नोसिस के लिए दो टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं। पहला तो एक्योकार्डियोग्राम, सही है, वो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दूसरा चेस्ट एक्सरे भी कर सकते हैं। चेस्ट एक्सरे करेंगे तो उसमें लेफ्ट एट्रियल एनलार्जमेंट नजर आएगी। एक्योकार्डियोग्राम करेंगे तो उसमें भी जो है अल्ट्रासाउंड के थ्रू जब वो उसकी इमेज चेक करेंगे तो उसमें लेफ्ट एट्रियल एनलार्जमेंट भी होगी। साथ ही साथ जो वाल्व होगा वो थिक और कैल्सिफाइड भी नजर आएगा। फिश माउथ अपीयरेंस होगी, क्योंकि वो पतला सा होगा, जिस तरह फिश का माउथ पतला सा होता है ना, उस तरह। और साथ ही साथ राइट वेंट्रिकुलर के भी साइंस नजर आ सकते हैं फेलियर के, अगर डिजीज एडवांस होगी और राइट फेलियर को भी, राइट हार्ट को भी अफेक्ट कर दिया। ट्रीटमेंट अगर सवेयर नहीं है, एसिम्टोमेटिक है, तो फिर तो ना मेडिकेशंस की ज़रूरत है ना ही सर्जिकल इंटरवेंशन की ज़रूरत है। लेकिन अगर पेशेंट को सिम्टम्स आ रहे हैं, माइल्ड सिम्टम्स आ रहे हैं, तो डायरेटिक्स हो गए, बीटा ब्लॉकर दे सकते हैं। डायरेटिक्स किस लिए? हमें पता है मिट्रल वाल्व स्टेनोसिस है, तो उसमें जब प्रेशर इस पे आएगा, हार्ट पे जब ज़्यादा काम करना होगा तो तब ये सिम्टम्स आ सकते हैं। तो बीटा ब्लॉकर देंगे ताकि हार्ट जो है एक्टिविटी डिक्रीज हो जाए। डायरेटिक्स क्यों? हार्ट पे लंग्स पे प्रेशर आ रहा है जिसकी वजह से इडीमा बनता है, तो इडीमा और कंजेशन को कम करने के लिए डायरेटिक्स दे सकते हैं। तो मेडिकेशंस दे सकते हैं माइल्ड केसेस में। सवेयर होगा तो उसमें फिर सर्जिकल ट्रीटमेंट होती है। सर्जिकल ट्रीटमेंट में ये परक्यूटेनियस बैलून वेलुलोप्लास्टी भी कर सकते हैं, ओपन कमीशरोटमी, मिट्रल वाल्व रिप्लेसमेंट, और भी अदर ऑप्शंस हैं जो कि कर सकते हैं। सही हो गया। तो ये मिट्रल वाल्व स्टेनोसिस था।